हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में जो पीआर का प्रोसेस चल रहा है। ये हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम पे देखा गया है कि जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं और उन्हें पता है कि अगर उनकी पीआर नहीं हो रही है, चाहे वो स्टडी परमिट पे आ रहे हैं चाहे वर्क परमिट पे आ रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ी की फ़ाइल लगाते हैं। तो रिफ्यूज़ी की फ़ाइल में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट क्रिएट होती है, आपका लॉयर आपके लिए करके देता है, आपकी फ़ाइल प्रोसेस करता है कि हाँ भाई, मुझे अपनी कंट्री में ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है और यहाँ पर मैं जो है रहना चाहता हूँ, मुझे शरण दे दो काइंड ऑफ, और उसके थ्रू वो पीआर होते हैं। पहले के टाइम से कनाडा जो है वेलकम रहा है इमिग्रेशंस के लिए, और जो भी रिफ्यूज़ी अलग अलग कंट्री से आते हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा था तो वहाँ के लोग यहाँ के सेटल हो रहे हैं, और कनाडा हमेशा से मोस्ट वेलकमिंग रहा है। लेकिन उस चीज़ का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और कनाडा गवर्नमेंट की आंखों से अब ये पर्दा उठ चुका है, क्योंकि रिसेंटली एक इमिग्रेशन जो मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि 2019 में जो केस पूरे साल में आए थे रिफ्यूज़ी के वो थे 64,000, और अभी 2024 की बात करें तो जो 5 मंथ्स में यानी मई तक 75,000 जो हैं फाइल्स उनके पास आ चुकी हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी पीआर लेने के लिए रिफ्यूज़ी फ़ाइल जो है गवर्नमेंट को प्रोसेस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या उसमें अपनी फ़ाइल डाल के छोड़ दे रहे हैं कि हमें कनाडा में ही रहना है किसी न किसी तरीके से। और वो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं। कई मैंने देखा है पेरेंट्स हैं जो बच्चों को मिलने आते हैं, लेकिन कनाडा की दुनिया उन्हें इतनी पसंद आ जाती है कि वो जाना वापस नहीं चाहते हैं और यहीं पर सेटल होना चाहते हैं, तो किसी न किसी तरीके से वो अपनी पीआर लेना चाहते हैं। तो अब ये कितना सही और कितना गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन आज ही मैं अपने एक फ्रेंड को एयरपोर्ट पे छोड़कर आया हूँ, और उसी स्टोरी को मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जो रिफ्यूज़ी फ़ाइल लगाते हैं उनकी लाइफ में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या वो पीआर हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। और अगर वो इंडिया या अपनी किसी भी कंट्री से अगर वो फ़ाइल लगा रहे हैं, डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूक्रेन, कहीं से भी आप वर्ल्ड से आके यहाँ अपनी फ़ाइल रिफ्यूज़ी में लगा रहे हैं, और आपकी फ़ाइल की वेटिंग इतनी है और आपको लगता है कि नहीं यार कोई बेनिफिट नहीं है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मर रहा हूँ, मुझे कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही और मैं अपनी कंट्री वापस जाना चाहता हूँ, तो उसमें किस तरीके से प्रोसेस होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप इतने पैसे लगाते हैं रिफ्यूज़ी फ़ाइल के लिए भी, चाहे आप यहाँ से फ़ाइल कर रहे हैं और किसी भी कंट्री से अगर आप आ रहे हैं, तो आपको लॉयर किस तरीके से बेवकूफ़ बनाता है, आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भेजता है और 30 से 40 हज़ार डॉलर वो आपसे चार्ज करता है। तो मतलब 20 से 25 लाख रुपए आप एज आ स्टूडेंट जैसे लगा के आता है, वैसे ही आप लगा के आते हो, क्यों यहाँ पे आके लेबर बन सकें और यहाँ पे आके काम कर सकें, पैसे कमा सकें। तो वो कितना सही है कितना गलत है, इस बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो फाइल लगाते हैं ये उनकी अपनी समझ है। तो जब भी रिफ्यूज़ी की फ़ाइल लगती है तो उसमें एक आपकी पूरी प्रोसेस फ़ाइल तैयार होती है, आपका एक कैनेडियन रिकॉर्ड तैयार होता है। मान लो आप वर्क परमिट पे यहाँ पर हो और आपको पीआर नहीं हो रही है, तो उसमें आपका एक स्टेटमेंट तैयार होगा कि हाँ भाई, मैं कनाडा में इतने टाइम से रह रहा हूँ, मैं टैक्स भर रहा हूँ, और आपकी एक जेन्युइन फ़ाइल प्रिपेयर करी जाएगी कि हाँ मेरा वर्क प्रोफाइल अच्छा है, मेरे नाम पे कोई चार्ज नहीं है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं है, या मेरी ड्राइविंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा रिकॉर्ड क्लियर है, मेरा वर्क प्लेस पे जो है बिहेवियर अच्छा है। तो उस तरीके से एक आपकी अच्छी प्रोफाइल बनाकर जो आपका लॉयर है वो इमिग्रेशन क्यू में डाल देगा कि आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो जाए। लेकिन वो फाइल्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, उसमें 1 साल 2 साल 3 साल जो है लग जा रहे हैं प्रोसेस होने में। जब वो फाइल आपकी प्रोसीड होती है, एक्सेप्ट करी जाती है, तो आपको एक जज के साथ मीटिंग होती है और उसके बारे में डिस्कस होता है, और जज डिसाइड करेगा कि आप कनाडा में रह सकते हैं या आपको वापस जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे केस में वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे केस में जब मुझे लगता है कि जेन्युइन नहीं है, इसका मोटिव सिर्फ कनाडा में स्टे होना है, इसको अपनी कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे रहना चाहता है, सेटल होना चाहता है, और यहाँ पे जो है पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, वो सब चीज़ें अगर उनको लगता है कि हो रहा है, तो वो फाइल आपकी कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद आपको वापस जाना पड़ता है। डजेंट मैटर आपके पास वर्क परमिट है या नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि जब भी आपकी फ़ाइल एज अ रिफ्यूज़ी लगती है, तो आपका जो है पासपोर्ट सबमिट हो जाता है। मतलब आप सरेंडर कर चुके हैं इस गवर्नमेंट को, भाई मैं जिस कंट्री से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मुझे डेंजर है, मेरी लाइफ जो है वहाँ पे ख़तरे में है, अगर मैं वापस जाता हूँ तो वहाँ जो है मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये रहा मैं, मुझे यहाँ पर जो है आप एक्सेप्ट करिए, पीआर दीजिए। उसके बाद वो कुछ साल बाद यहाँ का सिटीजन बनना चाहता है। तो जब भी आपका पासपोर्ट जमा हो जाता है, उस बीच में आप अपनी कंट्री नहीं जा सकते हैं जब तक आपकी फ़ाइल वहाँ पर लगी हुई है।
तो सोचो कितनी डेंजर सिचुएशन है। मान लो कि आप एज अ फ्रॉड यहाँ पर रह रहे हैं और आपका पासपोर्ट जमा है, आपकी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो रही है और आप वापस जाना चाहते हैं, तो आप कितनी बड़ी ट्रबल में हैं। तो उसका जो एक प्रोसेस होता है कि आपको जो है वो फाइल वापस लेनी होती है कि हाँ भाई मैं इस केस को बंद करना चाहता हूँ, एज अ रिफ्यूज़ी मैं यहाँ पर नहीं फ़ाइल लगा रहा हूँ, मैं नहीं रुकना चाहता हूँ और मुझे कनाडा से वापस जाना है। तो ये एक ट्रू स्टोरी है। मैं अपने एक फ्रेंड को अभी छोड़ के आया, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता था, तो वो मैं स्टोरी आपके साथ सजेशन कर रहा हूँ। तो उसके लिए उसने क्या करा, अपने लॉयर से बात करी, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली कि मेरा केस कैंसिल किया जाए, और उसको जितने भी ये इमिग्रेशन वाले ऑफिस होते हैं वहाँ जाके एक लेटर देना पड़ा कि ये मेरी फ़ाइल है, ये मेरी आईडी है और मुझे अपना पासपोर्ट दे दो। तो उस केस में क्या होता है, पासपोर्ट उसको नहीं मिलता है। पासपोर्ट कैसे मिलता है, उसको एक कन्फर्मेशन लेटर आएगा 14 से 15 दिन के बाद कि हाँ आप जो है अपनी कंट्री वापस जा सकते हो, लेकिन आपका पासपोर्ट जो है आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा। तो उस केस में जब वो कन्फर्मेशन लेटर आ जाता है तब वो अपनी एक फ़्लाइट की टिकट बुक कराता है। तो इसमें भी एक बड़ा कैच है, सॉरी प्लेन की आवाज़ आ रही है। तो उसमें क्या करना होता है कि आप कोई भी जो फ़्लाइट कराएंगे वो कनेक्टिंग नहीं ले सकते, आपको डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी होगी। चाहे आप इंडिया जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, तो आप कोई भी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं ले सकते जिसका लेओवर है अदर कंट्री में, क्योंकि इनको ये खतरा होता है कहीं आप किसी और कंट्री में स्टे करने ना लग जाए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या होगा, आप उस कंट्री में जाएंगे, बोलेंगे कि मैं तो भाई लाचारा हूँ, बेचारा हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं अपने देश से भाग चुका हूँ, मेरे को खतरा है और मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो उस गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है, और जिस कंट्री से आप अभी मूव कर रहे हैं तो इन पर भी एक बड़ा सवाल होगा कि किस तरीके से ये बंदा मूव कर गया आपकी कंट्री से। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, यूएसए भाग जाते हैं। आपने सुना होगा एक डोंकी नाम का प्रोसेस है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। वो क्या है वो मैं आपको अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब ये इनको एक CIBC का ऑफिस होता है या एक यूनिट होती है एयरपोर्ट पे, वो लोग इस केस को हैंडल करते हैं। तो इनको एक टाइमिंग, जिस दिन इनकी फ़्लाइट होती है वो फ़्लाइट की डिटेल इनको देनी होती है। तो इनके पास एक कन्फर्मेशन लेटर आएगा कि हाँ भाई टर्मिनल 1 टर्मिनल 3 जहाँ से आपकी फ़्लाइट है, आपको इस बूथ पर आना है। तो वहाँ जाके ये अपनी अटेंडेंस देंगे। उसके बाद इनको जो वहाँ के ऑफिसर हैं वहाँ पे इनको एक प्लेस में बैठा देंगे, इनका चेक इन हो जाएगा वहाँ पे, और उसके बाद इनको एक लॉन्च के पास एक एरिया होता है, वहाँ पे बैठा दिया जाता है। और उसके बाद इनको बोला जाता है जब भी बोर्डिंग स्टार्ट होगी आपको लाइन में नहीं लगना है, आपको अलग से आपका नाम लिया जाएगा और आपको डायरेक्ट प्लेन में बैठाया जाएगा। तो एक एक करके जितने भी लोग होते हैं तो उनका नाम लिया जाता है, फिर वो प्लेन में बोर्डिंग करते हैं, और वहाँ पे इनका पासपोर्ट भी इनको तब भी नहीं दिया जाता है। पासपोर्ट दिया जाता है फ़्लाइट अटेंडेंट को। तो पासपोर्ट जब फ़्लाइट अटेंडेंट के पास जाता है, जैसे ही ये अपनी कंट्री पहुँचते हैं, जब ये लैंड करने वाले होते हैं, तब इनको इनका पासपोर्ट मिलता है। तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और आज के टाइम पे जितने लोग कनाडा आ रहे हैं उससे ज़्यादा यहाँ से जा भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। और सच बात है, कनाडा में जिस तरीके की हालत चल रही है किसी से छुपी हुई नहीं है। आप अभी भी लोगों की वीडियोस देख रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि कनाडा आ जाइए, और कुछ लोग कह रहे हैं कनाडा मत आइए। तो जो भी आप रिसर्च करिए, सच्चाई यही है कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी टाइट है। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ। और उस बंदे ने मुझे बताया कि उसके साथ साथ कम से कम 15 से 20 लोग और हैं जो कनाडा से वापस जा रहे हैं, जिन्होंने रिफ्यूजी फ़ाइल लगाई हुई थी। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो कनाडा में PR लेना कितना मुश्किल हो गया है। बहुत सारी न्यूज़ हो रही हैं, PR ईजी है, हर किसी की सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, आपका क्या यहाँ पे स्टेटस है। तो इस वीडियो के थ्रू बस इतना ही बताना था कि असाइलम या रिफ्यूजी वाली जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।